इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि देश भर में मदरसों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। और मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ शिक्षा दी जाती है, जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में व्यापकता का अभाव है। जो क्वालिटी वाली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मैथ होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, इनका यहाँ अभाव देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन भी करता है। आयोग ने भी कहा है कि इन संस्थाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें इस्लाम की सिद्धांतिक प्रधानता पर केंद्रित शिक्षाओं का प्रचार करती हैं। यानी कि धर्म की शिक्षा दी जाती है केवल। मदरसा शब्द की अगर हम बात करें तो ये अरबी भाषा से लिया गया है और इसका तात्पर्य मुख्य रूप से इस्लामी शिक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से लगाया जाता है। तो आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है हालिया, इस पर भी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम फैसला क्या है उसे भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखेंगे, असम के संदर्भ में भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 वो क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। और भारत में मदरसों की स्थिति क्या है उसे भी हम लोग जानेंगे। और भारतीय शिक्षा प्रणाली में मदरसों की क्या भूमिका है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और मदरसा शिक्षा से संबंधित मुद्दे क्या क्या है उन पर भी बात करेंगे। एक तो आप लोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, उसका पाठ्यक्रम जरूर देख लिया करिएगा। चाहे सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, या फिर आपका कोई वनडे एग्जाम हो। तो मदरसों से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 1(5) के अनुसार इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान मदरसा वैदिक पाठशालाओं, मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। किसी विशेष समुदाय से संबंधित संस्था को बेनियमित करने वाला कानून स्वतः ही धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के तहत शामिल नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम लोग करें तो मार्च 2024 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय का निर्णय इस आधार पर था कि यह अधिनियम संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकारों को। एनसीपीसीआर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलों के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलील दी है। एनसीपीसीआर यानी कि आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही है। एनसीपीसीआर ने सिफारिश की है कि सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में दाखिला दिया जाए। और असम का क्या है? तो वर्ष 2023 में असम सरकार ने राज्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत सामान्य स्कूलों में इनके परिवर्तन के बाद 1281 मदरसों को मिडिल इंग्लिश स्कूलों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 क्या है इस भी देख लीजिए। इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों, इस्लामी शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को विनियमित करने और संचालित करना था। और इसने उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। और इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। ये आपका असम है, दिसपुर इसकी राजधानी है। अब बात आती है कि भारत में मदरसों की स्थिति क्या है। तो भारत में मदरसों की संख्या की बात करें तो 2018-19 तक भारत में कुल
24,010 मदरसे थे, जिनमें से आप देखिए 19,132 को मान्यता प्राप्त थी, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ और दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रमुख मदरसों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। और देश में सबसे अधिक मदरसा उत्तर प्रदेश में है, जहां आप देखिए 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो भारत के कुल मदरसों का 60% है। राजस्थान में मदरसों की संख्या दूसरे स्थान पर, यहां आप देखिए 2,464 मान्यता प्राप्त और 29 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और याद रहे, दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है। शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो मदरसों में शिक्षा मुख्य धारा की स्कूल और उच्च शिक्षा की संरचना को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें छात्र मौलवी, कक्षा 10वीं के समकक्ष आलिम, कक्षा 12वीं के समकक्ष और कामिल स्नातक डिग्री के समकक्ष और फाजिल मास्टर डिग्री के समकक्ष जैसे विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ते हैं। और शिक्षण का माध्यम देखें तो धर्माद मदरसा दरसे निजामी में शिक्षण का माध्यम अरबी, उर्दू, फारसी है, और जबकि मदरसा दरसे आलिया में राज्य पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें निगमों द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं। तो यहां तक कोई बात ही नहीं है। एनसीईआरटी की बात करें तो ये तो आप लोगों से भी कहा जाता है ये किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो किताबें लिखी जाती है ना एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, ये बड़े भरोसे वाली किताबें होती हैं, बड़ी रिसर्च करके लिखी जाती हैं। और एनसीईआरटी संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में बड़ी संख्या में मदरसा बोर्डों ने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को अपनाया, जिसमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र जैसे अनिवार्य विषय शामिल हैं। मुख्य आप देखिए विषयों के अलावा छात्र वैकल्पिक पेपर भी चुन सकते हैं, जिनमें संस्कृत या दीनियत है, धार्मिक अध्ययन जिसमें कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएं शामिल हैं में से कोई एक चुन सकते हैं। संस्कृत पेपर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ और शिक्षाएं शामिल होती हैं। इन्हें वित्त पोषण पैसे की व्यवस्था कहां से होती है? तो मदरसों के लिए वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत संबंधित राज्य सरकारों से आता है। मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना के तहत केंद्र सरकार से पूरक सहायता भी मिलती है। और आप देखते हैं कि मदरसों अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना देश भर के मदरसों अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और जिससे उनके शैक्षिक विकास तथा समर्थन में सुविधा होती है। इसकी 2 उप योजनाएं हैं। एक तो आप देखिए मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना, यह शैक्षणिक मानकों में सुधार पर केंद्रित है, और दूसरी है अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास या बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। अप्रैल 2021 में अधिक सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए SPEMM को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा से संबंधित पहले इस तरफ शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM श्री स्कूल, ये शिक्षा से संबंधित सरकार की पहले हैं। इन्हें भी आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख वहां कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मदरसों की क्या भूमिका है, इन्हें भी देख लीजिए। सांस्कृतिक संरक्षण, तो ऐतिहासिक रूप से मदरसों में भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच इस्लामी संस्कृति, विश्वास और मूल्यों को संरक्षित करने तथा प्रसारित करने का काम किया है, और जिसमें आप जिससे पहचान एवं सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिला है। शिक्षा और साक्षरता, तो मदरसे मुस्लिम बच्चों के लिए एक शैक्षणिक मंच प्रदान करते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औपचारिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच सीमित है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता और मुस्लिम समुदायों में तुलनात्मक रूप से कम साक्षरता दर के बारे में चिंता है, और जिसके कारण कई छात्र माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। विचारधारा पर प्रभाव, तो कुछ मदरसों की आलोचना चरमपंथी विचारधाराओं और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, जो देश के भीतर सामाजिक विभाजन तथा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में संभावित रूप से योगदान करते हैं, जबकि मदरसे सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। कानूनी और वित्त पोषण संबंधी मुद्दे, तो मदरसों का अस्तित्व धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा वित्त पोषण में समानता के बारे में सवाल उठाता है। आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक धन का उपयोग धार्मिक शिक्षा के समर्थन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ताकि एकरूपता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का
पालन सुनिश्चित हो सके। एकीकरण की चुनौतियां, तो आप देखते हैं कि मदरसों के कई स्नातकों को व्यवसायिक कौशल और आधुनिक शिक्षा की कमी के कारण व्यापक कार्यबल में एकीकृत होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक दृष्टिकोण अक्सर मुख्य धारा की समाज से अलगाव की ओर ले जाता है, जिससे ऊपर की ओर गतिशीलता और सामाजिक सामंजस्य के अवसरों में बाधा भी उत्पन्न होती है। मदरसा शिक्षा से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये भी जान लीजिए। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कई मदरसे मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और जिसमें अक्सर गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषयों पर कम ध्यान दिया जाता है। इससे छात्रों के समग्र शैक्षणिक विकास में अंतराल होने के साथ आगे की शिक्षा और रोजगार के उनके अवसर सीमित हो सकते हैं। विनियामक चुनौतियां, तो काफी अधिक संख्या में मदरसे उच्च सरकारी निगरानी तथा विनियमन के बिना संचालित होते हैं, और विनियमन की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में अंतराल हो सकता है। सामाजिक आर्थिक कारक, तो मदरसा शिक्षा अक्सर हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए सुलभ होती है, और जिससे आप देखिए परिवार आर्थिक बाधाओं के कारण इन संस्थाओं को चुन सकते हैं, और इससे गरीबी का चक्कर बने रहने की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता सीमित हो सकती है। उग्रवाद और कट्टरपंथ, कुछ मदरसों की उग्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने या फिर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की गई है। ये सीमित व्यवसायिक प्रशिक्षण, तो अधिकांश मदरसे व्यवसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास कार्यक्रम नहीं करती है, और इससे आप देखिए छात्रों के व्यवहारिक कौशल के साथ रोजगार क्षमता सीमित हो जाती है, और जिससे व्यापक कार्यबल में उनका एकीकरण बाधित होता है। लैंगिक समानता, तो कई मदरसे ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान रहे हैं, जहां बालिकाओं को कम अवसर मिलते हैं, और इससे शिक्षा में लैंगिक असमानता बढ़ने के साथ समाज में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो सकती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, तो कई मदरसे आप देखते हैं कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रसित हैं, जिसमें अपर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालयों की कमी और अपर्याप्त शैक्षणिक सामग्री की समस्या है, और इससे सीखने के माहौल पर काफी असर भी पड़ सकता है। आधुनिकीकरण का प्रतिरोध, कुछ मदरसों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के क्रम में आधुनिक शैक्षणिक प्रथाओं को अपनाने का प्रतिरोध भी हो सकता है, और जिससे छात्रों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और देखिए, जब इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो बड़े आप लोग न्यूट्रल रहा करिएगा, और जो समस्याएं हैं वो भी ईमानदारी से आपको बता देने हैं, और जो इससे आप देखिए पॉजिटिव पॉइंट हैं, सकारात्मक पहलू हैं इसके, वो भी आपको बता देना है। कोई अदालत ने निर्णय दिया, सरकार की तरफ से कोई कानून लाया गया, उसके बारे में भी याद रखा करिएगा, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।